हम अक्सर सुनते हैं कि पढ़ाना यानी टीचिंग एक आर्ट है, एक फन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फन है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? क्या ये एक ऐसा पेशा हो सकता है जिसकी बुनियाद साइंसी उसूलों पर हो? आज हम इसी मौजू का जायजा लेंगे। तो चलें इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक उस्ताद के पेशा वराना काम को समझने के लिए उसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि उनकी खास महारत आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि वो मवाद को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं, सीखने के अमल में रहनुमाई कैसे करते हैं, कामयाबी का जायजा किस तरह लेते हैं, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक प्रोफेशनल टीचर का क्या मतलब बनता है। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि एक उस्ताद के पास आखिर ऐसी कौन सी खास महारत होती है? ये सिर्फ अपने मजमून का इल्म होने से कहीं ज्यादा है ना? वो क्या चीज़ है जो उन्हें मौसर तरीके से सिखाने के काबिल बनाती है? ज़रा इस काम के पैमाने का, इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाएं। हर एक दिन हमारे मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा असातिज़ा तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत वसी अमल भी। तो इतना बड़ा रोज़ाना का तामुल ज़ाहिर है एक अहम सवाल खड़ा करता है। इन असातिज़ा के पास कोई तो ख़ास महारत है, लेकिन वो महारत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ उनकी शख्सियत का कमाल है या उसके पीछे कोई बाकायदा साइंस भी काम कर रही है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, यानी तालीमी नफ्सियात में। ये वो साइंसी शोबा है जो इस बात का मुताला करता है कि इंसान आखिर सीखता कैसे है, और यही वो इल्म है जो एक उस्ताद के प्रोफेशनल काम की बुनियाद फराहम करता है। तो फिर एक उस्ताद इस साइंसी इल्म को इस्तेमाल कैसे करता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा काम होता है मवाद को मुनज़्ज़म करना, यानी ये फैसला करना कि सिखाना क्या है और उसकी बुनियाद पर निसाब की तामीर करना। और ये मत समझिएगा कि ये कोई आसान काम है, बस किताब से उन्वानात की फहरिस्त बना ली। नहीं, किसी तालिबे इल्म से सिर्फ ये कह देना कि सीखो या इसे याद कर लो काफ़ी नहीं होता। ये एक बहुत गहरी और पेचीदा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की पेचीदगी उन बुनियादी सवालात में नजर आती है जिनका सामना हर उस्ताद को करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा सवाल यही होता है कि एक बच्चे को आखिर पढ़ाना क्या है। यहाँ पर तालीमी नफ्सियात काम आती है। उस्ताद को तालिब इल्म की ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा होना चाहिए। क्या 9वीं जमात का एक औसत तालिब इल्म केमिकल वैलेंसीज जैसे पेचीदा तसव्वुर को समझने के लिए तैयार है भी या नहीं? इसी तरह ये भी देखना होता है कि क्या एक बहुत ही ज़हीन हाई स्कूल के तालिब इल्म को कैलकुलस में महारत हासिल करनी चाहिए। यहाँ उस्ताद को निसाब के मेयारात और एक तालिब इल्म की इनफरादी सलाहियतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना पड़ता है। और फिर तदरीसी तरीक़ों पर होने वाली साइंसी बहस भी है। उस्ताद को शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करना होता है। क्या बच्चे हुरूफ़ तहज्जी सीख कर बेहतर पढ़ते हैं या पूरे अल्फाज को पहचानने के तरीके से? इसका जवाब ज़ाती राय पर नहीं बल्कि तहकीक पर मबनी होना चाहिए। तो असल बात यह है कि इस तरह के सैकड़ों सवालों का जवाब सिर्फ ज़ाती तजुर्बे से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए बाकायदा बच्चों की नशोनुमा और सीखने के साइंसी उसूलों का इल्म चाहिए, और यही इल्म उस्ताद का असल पेशावराना साजो सामान है। अच्छा, तो जब उस्ताद ने ये तय कर लिया कि क्या सिखाना है, तो उसके बाद अगला कदम आता है कैसे सिखाना है। ये उस्ताद का दूसरा बड़ा काम है, यानी सीखने के अमल की रहनुमाई करना, जो सिर्फ मालूमात को रटवा देने से कहीं बढ़कर है। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में एक सीधा सा फॉर्मूला चलता है, काम दो, पढ़ो, सुनाओ और टेस्ट ले लो। लेकिन ये मॉडल सीखने के अमल को बहुत महदूद कर देता है। असल सीखना तो इससे कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक और कुदरती होता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा चलना सीखता है या एक टीम मिलकर खेल में महारत हासिल करती है। यहाँ भी माहिरीन नफ्सियात की तहकीक असातिज़ा की मदद के लिए आती है। उन्होंने अहम उसूल दरियाफ्त किए हैं कि तालिब इल्म को तरगीब कैसे दी जाए, मश्क और तकरार का सही किरदार क्या है, इनाम और सज़ा का मौसर इस्तेमाल कैसे हो, और नई मालूमात को इस तरह कैसे पेश किया जाए कि वो भूले नहीं। तो ठीक है, निसाब बन गया, सिखाने का अमल भी हो गया। अब तीसरा और आखिरी अहम काम आता है इवैल्यूएशन, यानी जायज़ा लेना। उस्ताद को ये जानना होता है कि उसकी कोशिशें कितनी कामयाब हुईं और तुलबा ने वाकई कितना सीखा। ये एक पूरा अमल है। पहले टेस्ट तैयार किए जाते हैं, फिर नताइज का मुशाहिदा होता है, फिर उन्हीं नताइज की बुनियाद पर तलबा और वालिदैन को रिपोर्ट दी जाती है, और आखिर में आगे के लिए, जैसे कॉलेजों के लिए, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। और इस मामले में भी नफ्सियात का इल्म उस्ताद को साइंसी औजार देता है। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने की बात नहीं है, बल्कि काबिलियत और कामयाबी को नापने के लिए बाकायदा टेक्निकें मौजूद हैं,
جو حاصل کی گئی معلومات کو صحیح طرح سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو جب ہم ان تینوں کاموں کو نصاب بنانا، سیکھنے کی رہنمائی کرنا اور کامیابی کا جائزہ لینا ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل صاف تصویر سامنے آتی ہے۔ استاد ایک حقیقی پیشہ ور ہے اور اس کا کام سائنسی اصولوں پر مبنی ہے۔ اور وہ تصویر یہ ہے کہ تدریس کوئی غیر رسمی سرگرمی نہیں، بلکہ یہ ایک پیشہ ورانہ عمل ہے جس کے لیے ماہرانہ مہارت اور فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ استاد کی یہ پیشہ ورانہ مہارت بے تکی یا منمانی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں۔ یہ نفسیات، تاریخ، فلسفہ اور سماجیات جیسے شعبوں میں ہونے والی سائنسی تحقیق پر قائم ہے۔ اور ان تمام اہم بنیادوں میں سے نفسیات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی ستون ہے جو تدریس کے پورے پیشہ ورانہ ڈھانچے کو سہارا دیتا ہے اور اسے مضبوط بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ تدریس صرف ایک فن نہیں بلکہ سائنس پر مبنی ایک پیشہ ہے، تو پھر ایک سماج کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس کی مسلسل ترقی اور بہتری کے لیے بہترین ماحول کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟